वेरिएबल जो है वो स्लोअर पेस पे चलना शुरू हो जाए. तो इस कोर्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि स्टूडेंट जो है कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन में हो कि वो समझ सकें कि रिसेशन और इन्फ्लेशन की क्या क्या वजूहात हैं, और अगर रिसेशन या इन्फ्लेशन आ जाता है किसी इकोनॉमी में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नताइज क्या हैं. फिर उसके बाद हम ये भी करेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसका क्या रोल है, कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है या हमारे पास रिसेशंस हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है क्या रोल प्ले कर सकती है, कि जो प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं किसी एक इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट जो है वो उसको किस तरह टैकल कर सकती है. फिर हम जो है गवर्नमेंट की जब बात करते हैं से हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की एक तरीका है कि गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करे, यानी मनी सप्लाई को कम कर दे. अगर अवेलेबल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी कम होगी तो क्या होगा कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम है तो देयर आर फ्यूअर करेंसी नोट्स अवेलेबल टू मेक परचेजेस. और उसके साथ साथ जब कम होने की वजह से हमारे पास इन जनरल जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है. लेकिन जब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो उसके साथ साथ उसका कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट होता है. इन एक्शन की वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से अगर प्राइसेस जो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है और उसकी वजह से चंद एक लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ती है लेकिन साथ साथ जो है हमारे कुछ वर्कर्स जो है प्रोडक्शन लेवल लो होने की वजह से हमारे कुछ वर्कर्स जो हैं वो ले ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो अपने प्रोडक्शन लेवल को कट डाउन करेंगे और कुछ वर्कर्स जो हैं वो ले ऑफ हो जाएंगे और दैट विल ब्रिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो गवर्नमेंट की इन एक्शंस के कि अगर वो किसी एक इकोनॉमिक वेरिएबल को करेक्ट करना चाहती है तो उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसकी बाय प्रोडक्ट क्या है, कि उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है. फिर अगर हम ओवरऑल फ्री मार्केट की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट थ्रू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो अगर गवर्नमेंट जो है एक तरफ ट्रेड डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस को कंट्रोल करने के लिए फ्री ट्रेड की तरफ जाती है तो उससे जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो हर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड आवर इकोनॉमी. बाहर की चीजें जब हमारे मुल्क में आ जाएंगी तो हमारी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम्पीट करेंगी और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेवल कम भी हो सकता है. और जिसकी वजह से गवर्नमेंट अगर जो है इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है यानी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करती है तो उसके साथ क्या होगा कि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो भी रिटेलिएट कर सकती हैं. तो वी हैव टू लुक एट कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ जाए तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और अगर जो है गवर्नमेंट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है तो फिर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. इससे पहले कि हम फॉर्मली जो है इस कोर्स के टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर दें, हम ओवरऑल कोर्स प्लान की तरफ जाते हैं. हम ये देखते हैं कि आज के ये जो कोर्स है हमने जो शुरू किया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका थ्रू आउट द सेमेस्टर हमारा प्लान क्या है, यानी हम कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर करेंगे. तो आउटलाइन हमारी जो कोर्स की है वो कुछ इस तरह से है कि हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स का स्कोप क्या है. स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एज अ डिसिप्लिन. फिर हम ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और उसको किस तरह मेजर करते हैं. इकोनॉमी को तो हमने एनालाइज करना ही है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट डील्स विद द इकोनॉमी एज वन यूनिट. हालांकि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल आइडेंटिटीज हैं प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की और वो मिलके हमारा एक ओवरऑल कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाती हैं. तो लेकिन जब हम इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे तो हम जो है इकोनॉमी को देखेंगे इन द शॉर्ट रन और उसको एनालाइज करेंगे इन द लॉन्ग रन. तो
ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे या जो हमारी डिस्कशन शुरू होगी दैट विल बी फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, हम उसको किस तरह मेजर करते हैं, क्या क्या हमारी अप्रोचेज हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। फिर हम ये देखेंगे कि लॉन्ग रन में हमारी नेशनल इनकम क्या होती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ग्रोथ की जब हमने बात करनी है तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो हमेशा लॉन्ग रन ही रहेगा। लॉन्ग रन में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी किस तरह बढ़ती है या कम होती है। फिर हम उसके साथ साथ ये देखेंगे कि लॉन्ग रन में मनी सप्लाई उसमें किस तरह से चेंजेस आती हैं और इन्फ्लेशन के ट्रेंड जो है वो मनी सप्लाई को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। और लॉन्ग रन ही के पर्सपेक्टिव में हम जो हैं फिर अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से निकलकर आउटसाइड द इकोनॉमी इंटरएक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ओपन इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि एक तो हमने एनालाइज कर लिया लॉन्ग रन में हमारी विद इन द इकोनॉमी हमारी नेशनल इनकम क्या होगी, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होंगे और मनी और इन्फ्लेशन जो है वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है। लेकिन फाइनली जब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की तो हम ओपन इकोनॉमी की पर्सपेक्टिव में ट्रेड जो कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में होगी उसको भी देखेंगे कि क्या ट्रेंड है और कहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो सेटल डाउन होता है। इसके बाद हम आएंगे हम शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी और इसमें इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन देखेंगे कि ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी में किस तरह से फ्लक्चुएशंस आती हैं। शॉर्ट रन में हमारी जो है वेज रेट्स वो स्टिकी होती हैं, वो इतनी जल्दी से कुछ वेरिएबल जिनमें वेज रेट एक पर्टिकुलर वेरिएबल है वो चेंज नहीं होता, तो फिर हम ये देखते हैं कि शॉर्ट रन में इकोनॉमी जो है वो किस तरह इक्विलिब्रियम में मूव करती है। फिर हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स को जब हम इकट्ठा कर रहे हैं जैसे कि वर्ड एग्रीगेट है, तो जब हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनको जब एक जगह पर रखते हैं तो दैट गिव्स अस द एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के बिहाइंड द सीन हम पूरा एनालिसिस देखेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर हमारे एग्रीगेट डिमांड कब हम किस तरह ड्राइव करते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, अगर कम होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये है हमारी डिमांड साइड। फिर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंज्यूमर्स की तरफ से आती है कि वो कौन कौन सी गुड्स जो है वो परचेज करना चाहते हैं और सबकी डिमांड्स को इकट्ठा कर दें फॉर ऑल दी सेक्टर्स। कंजम्पशन डिमांड भी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है, हर तरह की डिमांड्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। फिर हम दूसरी साइड को अब देखते हैं जो कि एग्रीगेट सप्लाई है कि जो भी चीजें हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं, इंडिविजुअल बिजनेसेस मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब की सप्लाई को जब हम इकट्ठा करते हैं तो दैट बिकम्स द एग्रीगेट सप्लाई। और फिर एग्रीगेट सप्लाई का इम्पैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है अगर शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए या कम हो जाए और किसी भी वजह से उसमें कोई शिफ्ट आ जाए। इसके बाद हम गवर्नमेंट के रोल को एनालाइज करेंगे कि शॉर्ट रन के अंदर जो है गवर्नमेंट के बजट सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स की क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और हमारे की इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं वो किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं गवर्नमेंट सरप्लसेस एंड डेफिसिट से इन द शॉर्ट रन। इस शॉर्ट रन एनालिसिस को कंप्लीट करके और गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस को कवर करने के बाद हम मूव करेंगे कि हमारी जो फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की दैट बेसिकली इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब हमने बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमने कहा कि हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अब उस इकोनॉमी के बिहाइंड द सीन क्या है? इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ
क्या इंडिविजुअल यूनिट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूसर्स, हम सब मिल के इकोनॉमी बनाते हैं। हमारा रोल क्या हो सकता है, हम प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और हम कंज्यूमर भी हो सकते हैं। तो ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मिल के एक ओवरऑल इकोनॉमी बनाते हैं। इसलिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी के बिहेवियर को, तो बिहाइंड द सीन हमें माइक्रो एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कि बिहाइंड द सीन जो एनालिसिस है वो कौन कौन से वेरिएबल्स उनमें शामिल हैं। तो उसमें जो होगा माइक्रो फाउंडेशन, तो उसमें ये फाउंडेशन क्या है, ये माइक्रो फाउंडेशन है जो कि हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट, उसमें हम देखेंगे कंजम्पशन एनालिसिस करेंगे, और फिर फाइनली उसमें मनी सप्लाई एंड डिमांड। मनी सप्लाई क्या है, मनी डिमांड क्या है, ओवरऑल जो पूरी इकोनॉमी में हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है, और किस तरह ये मनी सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस करती है हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को या इकोनॉमी को एज अ होल। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारी ये जो इकोनॉमी है ये किस तरह से शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और इन सारे वेरिएबल्स के साथ मिलकर परफॉर्म करती है। तो अब हम, इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द इकोनॉमी इटसेल्फ, क्योंकि शुरू से हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये भी कहा कि बिहाइंड द सीन इकोनॉमी जो है वो क्या है, कि बिहाइंड द सीन हमारे पास जो है वो दैट इज द माइक्रो फाउंडेशन। इन्वेस्टमेंट्स है, कंजम्पशन है, मनी सप्लाई है, मनी डिमांड है। लेकिन अब हम फॉर्मली अगर इकोनॉमी को देखना चाहें तो हमारा जो वर्ड इकोनॉमी है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और ये जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है वन हु मैनेजेस अ हाउस होल्ड। अब जब हमने कह दिया कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशंस हैं, तो हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होंगे वो भी डिराइव किए जाएंगे माइक्रो या इंडिविजुअल यूनिट की डिसीजन मेकिंग से। तो हम फॉर्मली जब ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हम पहले ये देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट है या वो इकोनॉमी एज ए होल है। तो आज के हमारे इस लेक्चर की शुरुआत फॉर्मली जब हम करते हैं तो हम वही बेसिक ओवरऑल इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, और ये हमारे पास जो है वो 10 बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पे भी और इकोनॉमीज पे भी। तो हम शुरू करते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स के साथ। अब जब हम अपने इन 10 प्रिंसिपल्स को देखना चाहते हैं तो उससे पहले हम रिजेम्बलेंस ड्रा करना चाह रहे हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो जो कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी है, या वो हमारी इकोनॉमी एज अ होल वन यूनिट हो, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो होती है वो दोनों ही के लिए सेम होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि हाउस होल्ड और इकोनॉमी दोनों एज वन यूनिट, उनको मुख्तलिफ किस्म की डिसीजन मेकिंग सिनेरियो से गुजरना पड़ता है। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि घर में हु विल वर्क, वाइफ विल वर्क, हस्बैंड विल वर्क, या दोनों ही काम करेंगे। फिर उसके बाद ये भी होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है जो कि है 24 आवर्स इन अ डे, तो आप एज एन इंडिविजुअल इन 24 आवर्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे। तो उन 24 आवर्स में आपके पास यू मे लाइक टू वर्क फॉर 8 आवर्स, मे बी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यू आर लुकिंग फॉर मोर मनी तो आप ओवर टाइम भी काम करना चाहेंगे, दैट इज वन ऑप्शन कि 8 से आप 10 आवर्स या 12 आवर्स काम करें। एक और ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे स्टार्ट वर्किंग। तो ये एक डिसीजन मेकिंग सिनेरियो है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही जॉब करने लग जाते हैं तो फिर हाउस होल्ड वर्क को जो है वो किस तरह आप डिवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें
کہ آپ کے پاس سرٹن ٹائم پیریڈ اویلیبل ہے اور اس میں سے آپ کتنا ٹائم کام کریں گے انڈیویجولی اور کتنا ٹائم سلیپ کریں گے, کتنا ٹائم آپ لیئر میں اسپینڈ کریں گے. تو جب انڈیویجول کنزیومرز کو یا سٹیزنس کو اس طرح کے ڈسیشنز کرنے پڑتے ہیں تو ہمارے اوور آل اکانومی میں بھی اسی طرح کی ڈسیشن میکنگ سچویشنز ہوتی ہیں. تو اکانومی میں جو ڈسیشنز کرنے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کون کون سی گڈس پیدا کی جائیں, واٹ گڈس شوڈ بی پروڈیوسڈ. نمبر 1, کیا کیا پیدا کیا جائے. کنزمپشن گڈس زیادہ ہوں, جا کے انویسٹمنٹ گڈس زیادہ ہوں, ہائی ٹیکنالوجی آئٹم زیادہ ہوں یا بیسک فوڈ آئٹمس زیادہ پروڈیوس کیے جائیں, زیادہ کلودنگ پیدا کی جائے, یا ہم ایز ون آئیڈینٹی اکانومی ہم فوکس کریں لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنے پہ. تو اسی طرح کی ڈسیشن میکنگ سچویشنز ہوتی ہیں کہ کون سی گڈس پیدا کی جائیں اور کتنی تعداد میں پیدا کی جائیں. اور پھر لاسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہو شوڈ پروڈیوس دوز گڈس. پھر فائنلی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گڈس جو ہیں ہم کس کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں. اب جب ہم نے پروڈکشن لیول کا ڈسیشن کر لیا کہ ہم نے فار ایگزامپل اتنی چیزیں پیدا کرنی ہے اور کس کے لیے پیدا کرنی ہے وہ بھی کر لیا, اب یہ ہے کہ ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کیے جائیں, کون کون سے ریسورسز جو ہیں وہ پروڈکشن پروسیس میں یوز کیے جائیں. فار ایگزامپل کہ ہم نے زیادہ لیبر استعمال کرنی ہے اور کم ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, یا ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کر کے لیبر کم استعمال کرنی ہے. اگر ہم لیبر کم استعمال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمارے پاس ان امپلائمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی انسینٹیو دیتے ہیں اور ہم ہائی ٹیک لے آتے ہیں, لیکن ہائی ٹیک کی وجہ سے اگر سرٹن نمبر آف ورکرز لے آف ہو جاتے ہیں تو دیٹ آن دا ون ہینڈ آپ کی پروڈکشن لیول بڑھ گیا, لیکن دوسری طرف کیا ہو گیا کہ دوسری طرف آپ کے ورکرز جو ہیں وہ لے آف ہو گئے. اب ایک تو ہو گیا کہ کس طرح پروڈیوس کیے جائیں, کیا کیا ریسورسز یوز کریں ان کے پروڈکشن پروسیس میں, اور فائنلی پھر جب پروڈکٹ پروڈیوس ہو گئی تو پھر ڈیسیشن پوائنٹ آتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو کس پرائس پہ سیل کریں ان دا مارکیٹ پلیس. تو یہ سارے ڈیسیشنز ہیں جو کہ اکانومی کو ایز اے ہول بھی لینے پڑتے ہیں. اب جب بات کرنا چاہتے ہیں ہم اکانومی کی تو اس میں ڈیسیجن میکنگ سچویشنز ہیں, جیسے کہ کہا کہ کیا گڈس پیدا کی جائیں, کس کے لیے پیدا کی جائیں, کتنی کوانٹٹی میں پیدا کی جائیں, کون کون سے ریسورسز یوز کیے جائیں, کس ریشو میں یوز کیے جائیں, اور ونس کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو اس کو کس پرائس پہ سیل کیا جائے ان دا مارکیٹ پلیس. لیکن اس سارے ڈیسیشنز میں ہمیں جو پرابلم فیس کرنی ہوتی ہے دیٹ از دی پرابلم آف اسکیئرسٹی. اسکیئرسٹی کی کیا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ایک سوسائٹی میں جو اویلیبل ریسورسز ہیں دے آر اسکیئرس. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی میں اگر ہمارے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہوتے تو ہم ان لمیٹڈ کوانٹٹیز آف گڈز اینڈ سروسز پیدا کر دیتے, جو کس کی ڈیمانڈ ہوتی ہم وہ ایزیلی پوری کر دیتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز اسکیئرس ہیں, کم ہیں, اس لیے ہم اگر لوگوں کی ڈیمانڈس کو یا خواہشات کو دیکھیں تو ان ساری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس انڈیویجول لیولس پہ بھی دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ایک بجٹڈ انکم ہے اور اس بجٹڈ انکم میں سے اگر ہمارے پاس انکم ہے 10,000 پر منتھ, اس 10,000 پر منتھ کو ہم نے اس طرح جوڈیشلی خرچ کرنا ہے کہ ہمارے امپورٹنٹ آئٹمس, فوڈ آئٹمس ہیں, کلودنگ ہے, شیلٹر ہے, رینٹ وغیرہ, ان سب پہ پہلے خرچ ہو اینڈ دین وی گیو پرائرٹی ٹو دی لیئر. ایز این انڈیویجول اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر قسم کی چیز موجود ہو اور ہر طرح کی آسائش موجود ہو اور ہم جو ہے اپنا اسپیئر ٹائم جو ہے وہ بھی کمفرٹیبلی گزار سکیں. جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہی اسکیئرس ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ وانٹس ہیں. خواہشات بہت زیادہ ہیں ایز این انڈیویجول, خواہشات بہت ہیں لیکن ہمارے پاس بجٹڈ انکم جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے.
सोसाइटी के लिए भी यही होता है कि हमारे पास जो गॉड गिवन रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेबर है और दूसरे रिसोर्सेज हैं, वो भी लिमिटेड हैं। इसलिए हमें इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको जुडिशली सर्व करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उनसे ले सकें। तो जब हम इकोनॉमिक्स की ओवरऑल बात करते हैं तो देयर आर 10 प्रिंसिपल्स। अगर हम वो प्रिंसिपल फॉलो करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी इंडिविजुअल लेवल पे और ओवरऑल जॉइंटली जब हम एज एन इकोनॉमी बात करते हैं उस लेवल पे हम जो है देख सकते हैं कि स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरह हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो जब हम इस मैनेजमेंट की बात करते हैं विद स्केर्स रिसोर्स तो देयर आर 10 प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल जो है हमारे इंडिविजुअल्स पे भी एप्लीकेबल हैं और वो इकोनॉमी एज ए होल भी उस पे भी एप्लीकेबल हैं। इन 10 प्रिंसिपल्स को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसमें हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं, क्योंकि जब हमने बात करते हैं इकोनॉमी की तो इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग जो है एज ए कंज्यूमर या एज ए प्रोड्यूसर it has a direct effect on the economic decision making of the economy as a whole. अगर इंडिविजुअल रैशनल डिसीजन करेंगे अपने हैसियत में एज ए कंज्यूमर या प्रोड्यूसर तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग भी फॉर दैट इकोनॉमी रैशनल होगी। तो इनको हम जब एनालाइज करेंगे तो हम सबसे पहले जो कैटेगरी देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन और साथ साथ हम पैरेलल ड्रा करते जाएंगे कि अगर इंडिविजुअल इस तरह डिसीजन करते हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमी भी इस तरह से डिसीजन कर सकती है। फिर उसमें हमारे पास 4 प्रिंसिपल आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी में आएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह से इंटरएक्ट करते हैं और फाइनली जो है हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी एज ए होल जो है वो किस तरह वर्क करती है। तो हम शुरू करते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स के साथ। तो सबसे पहली कैटेगरी जैसे कि मैंने पहले कहा वो कैटेगरी है कि हाउ पीपल मेक डिसीजन। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं दे फेस ट्रेड ऑफ। इनको आगे जाके हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये है ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि अगर आपको एक चीज हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कोई दूसरी चीज जो है वो गिव अप करनी पड़ती है। दूसरा जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का वो ये है द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यानी पहले प्रिंसिपल में हमने ये कहा कि देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ, यानी आप हर चीज को एक वक्त में हासिल नहीं कर सकते, इसलिए एक चीज को हासिल करने के लिए आपको दूसरी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो दूसरे प्रिंसिपल में हम यही कहते हैं कि एक चीज को हासिल करने के लिए जो दूसरी चीज आप सैक्रिफाइस करते हैं दैट इज द कॉस्ट ऑफ द थिंग विच यू हैव ऑप्टेड फॉर, कि जो आपने ले ली है उसकी कॉस्ट वो है जो कि आपने गिव अप कर दी है। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि जब इंडिविजुअल मेकिंग डिसीजन मेकिंग की बात है तो हमारे इंडिविजुअल जो हैं वो डिसीजन करते हैं ऑन द मार्जिन। अब मार्जिन का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसमें जो भी चेंज आती है इंक्रीमेंटल या चेंजिंग दैट इज नोन एज द मार्जिनल, कि जब भी इंडिविजुअल्स ने कोई डिसीजन करना होगा तो वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे और उसका मार्जिनल बेनिफिट देखेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2000 रुपीज हैं, अब आपने उनको खर्च करना है, उनको खर्च करने से जो आपको बेनिफिट मिलता है वो क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सेंस में या किसी और सेंस में। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं अगर हम उनको अज्यूम करें कि वो रैशनल हैं तो वो हमेशा डिसीजन मेकिंग जो है वो मार्जिन पे करेंगे कि दे विल कंपेयर द मार्जिनल कॉस्ट विद द मार्जिनल बेनिफिट। और फाइनली
انڈیویجولس کے یہ پیپل ڈیسیجن میکنگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انڈیویجولس جو ہیں دے آلویز ریسپونس ٹو دی انسینٹیو، کہ اگر ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے تو وہ اس کو رسپونڈ ضرور کرتے ہیں. یہ ہے ہماری پہلی کیٹیگری. اگلی کیٹیگری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انڈیویجولس جو ہیں وہ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، ہاؤ انڈیویجولس انٹریکٹ ود ایچ ادر. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے انڈیویجولس ہاؤ ڈو دے انٹریکٹ ود ایچ ادر، تو اس میں سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ انڈیویجولس جو ہیں دے آر بیٹر آف اف دے ٹریڈ ود ون اینڈ ادر، کہ انسٹیڈ آف کہ میں سارا کچھ اپنے لیے خود پیدا کروں، فوڈ بھی، کلودنگ بھی اور دوسری نیسیسٹیز، کیوں نہ میں ایک چیز پیدا کروں، اسپیشلائز کروں، دوسرا انڈیویجول دوسرے میں اسپیشلائز کرے اور دونوں کی ایفیشنسی زیادہ ہو، ہم آپس میں ٹریڈ کر لیں. دوسرا پرنسپل ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ کس طرح سے صحیح ہو سکتی ہے، دیٹ از تھرو دی مارکیٹ فورسز، کہ اوپن مارکیٹ فورسز سے ہماری ایفیشنسی ٹریڈ میں زیادہ آ سکتی ہے. لیکن سم ٹائمز دیئر آر سچویشنز کہ جس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ بہتر پرفارم کر سکتی ہے جب ہمارے پاس جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے. اور فائنلی جو ہم بات کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ دی فورسز اینڈ دی ٹرینڈ دیٹ افیکٹ ہاؤ دی اکانومی ایز اے ہول ورک. یہ ہماری لاسٹ کیٹیگری ہے. اس میں ہمارا سب سے پہلا پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈپینڈز آن آر کنٹریز پروڈکشن، کہ اگر پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوگا، اگر پروڈکشن کم ہوگی تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ لو ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس ہوگا سیکنڈ پرنسپل اینڈ دیٹ از پرائسز رائز when the government print too much money. اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان سارے پرنسپلس کو ڈیٹیل میں انالائز کریں گے. اور فائنلی جو ہے ہماری سوسائٹی جو ہے دیٹ آلویز فیسز a trade off between the inflation and unemployment in the short run. کہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اگر ہم انفلیشن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، اور اگر ان امپلائمنٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو انفلیشن بڑھ جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انہی 10 پرنسپلس کو جو کہ ہم نے 3 کیٹیگریز میں رکھے ہوئے ہیں، ایک ہے ہمارے کہ ہاؤ پیپل میک ڈیسیشن، اس میں 4 پرنسپلس ہیں. پھر دوسری کیٹیگری میں ہاؤ پیپل انٹریکٹ ود ایچ ادر، دیر آر 3 پرنسپلس. اینڈ دین واٹ آر دی فورسز جو افیکٹ کرتی ہیں ورکنگ آف آر اکانومی ایز اے ہول، اینڈ دی 3 پرنسپلس. تو انشاءاللہ ہم ان سارے پرنسپلس کو اگلے لیکچرز میں ان ڈیٹیل انالائز کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم نے صرف میکرو اکنامکس کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا اور کورس پلان دیا. آبجیکٹو آف دی کورس دینے کے بعد ہم نے ایک اوور ویو آف دی 10 پرنسپل سے اس کورس کو شروع کیا. تو ان پرنسپلس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اب ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.